हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम दिव्या एंड आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 साइंस बुक का चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, है ना। तो हम बात करेंगे कि हमारी जो लाइफ है उसकी जो फंडामेंटल यूनिट है वो क्या है, सेल। तो बेसिकली आज हम यहाँ पे किसकी बात करने वाले हैं, सेल के बारे में पढ़ेंगे कि ये सेल होता कहाँ है। ठीक है, ये सेल होता क्या है। तो ये एक्चुअली आपके जो बायो है उसका चैप्टर नंबर 1 है। तो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, है ना, वो किससे डील करता था, केमिस्ट्री से। अब हम स्टार्ट करेंगे बायो का चैप्टर। तो देखो क्या था, 1665 ईयर में, है ना, उस टाइम पे एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक। उन्होंने सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। मतलब उन्होंने देखा था, इन्होंने क्या किया था, जो कॉर्क होती है, कॉर्क एक्चुअली क्या होता है, कॉर्क एक सब्सटेंस होता है जो कि किससे मिलता है, बार्क। जो ट्री होते हैं ना उसका जो बार्क होता है ना, वहां पे कॉर्क प्रेजेंट होता है। अब रॉबर्ट हुक जी ने क्या किया, उस कॉर्क की स्लाइस बनाई, थिन स्लाइस बनाई, एंड उस स्लाइस को उन्होंने अपना खुद का बनाया हुआ एक उनका माइक्रोस्कोप था, है ना, प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप था जिन्होंने खुद सेल्फ डिजाइन किया हुआ था। उस माइक्रोस्कोप में उन्होंने देखा कॉर्क की जो स्लाइस, जो थिन स्लाइस बनाई थी उसको उन्होंने रखा, उसमें ऑब्जर्व किया कि उसका जो स्ट्रक्चर था ना वो हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर था, जिसमें बहुत सारे लिटिल क्या थे, कंपार्टमेंट थे। आप सबने देखा होगा ना हनीकॉम का जो छत्ता होता है, लाइक ऐसा होता है ना, ये इस टाइप से कुछ। ठीक है, तो सेम वैसी चीज ऑब्जर्व की रॉबर्ट हुक ने। क्या ऑब्जर्व किया कि जो कॉर्क का जो स्ट्रक्चर था वो कैसा था, हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर्स। अब देखो, अब व्हेन हुक मेड दिस चांस ऑब्जर्वेशन थ्रू अ सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप, रॉबर्ट हुक कॉल दीज बॉक्सेस सेल। और उन्होंने ये जो बॉक्स थे, ठीक है, इन्हीं बॉक्सेस का नाम क्या दिया, सेल। सेल एक्चुअली लैटिन वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है लिटिल रूम। तो सेल है, सबसे पहले सेल का जो जो नेम है, ठीक है, किसने इसको फाउंड किया था, रॉबर्ट हुक ने। दिस में सीम टू बी वेरी स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट इंसिडेंट, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस। एक्चुअली क्या था, ये हमारे लिए बहुत छोटी सी बात लगती है कि, है ना, उन्होंने क्या, मतलब उनका कोई ऐसा पर्पस नहीं था। वो क्या किया, उन्होंने सिर्फ उस कॉर्क को अपने माइक्रोस्कोप में, प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप में उन्होंने देखा, ठीक है, और उसके बाद उन्हें आइडिया लगाया, नहीं यार ऐसी कोई चीज भी प्रेजेंट होती है। This was the very first time that someone had observed that living thing appear to consist of separate unit. The use of the word cell to describe this unit is used till this day in biology. और हम इवन आज भी बायो में सेल का जो टर्म है वो यूज करते हैं। अब बात करते हैं कि ये हमारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो किससे मिलके बने हैं। तो बेसिकली इसका जो आंसर होगा क्या होगा, सेल ही होगा, कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सब सेल से मिलके बने हैं। अब एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। हम क्या करते हैं, एक अनियन लेते हैं, ठीक है, उसके स्मॉल पीस करते हैं, ठीक है। अब जब हम उसके स्मॉल पीस कर देंगे और तो उसका जो छिलका होगा वो निकाल लेंगे, पील ऑफ कर देंगे। उसके बाद उसको एक कॉन्केव साइड का, मतलब जो उसका कॉन्केव साइड से उसको निकाल लेंगे। उसके बाद जो लेयर बनाएंगे, ठीक है, इसको हम एक वॉच ग्लास में, जिसमें वाटर ऑलरेडी प्रेजेंट होगा, उसमें डाल देंगे, ताकि ये जो हमारा जो ऑनियन है ना वो ड्राई ना हो, ठीक है। उसके बाद जो हमारा, जो हमने पील किया हुआ जो अनियन लिया हुआ है, उसको ग्लास की स्लाइड पे रखेंगे। अब उस ग्लास स्लाइड को एक कवर स्लिप से कवर कर देंगे, ठीक है, और उसमें एक सोल्यूशन डाल, मतलब जो ग्लास स्लाइड लेंगे उसमें एक ड्रॉप सोल्यूशन डालेंगे सैफरिन का, ठीक है। अब इसके बाद इस जो हमारी जो स्लाइड है इसको हम माइक्रोस्कोप में रखेंगे। उसके बाद एग्जामिन करेंगे कि इसमें हमें दिखता क्या है। अब देखो, हमने इसको कवर स्लिप से क्यों कवर किया था, ताकि उसमें एयर का, जो एयर बबल का फॉर्मेशन ना हो, ठीक है। उसके बाद हमने जब इसको माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में रखा, तो हम देखो उसमें कुछ ऑब्जर्व करेंगे। कैन वी ड्रॉ द स्ट्रक्चर दैट वी आर एबल टू सी थ्रू द माइक्रोस्कोप। क्या हम उस स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं जो हमने माइक्रोस्कोप में देखा है। तो देखो उसका स्ट्रक्चर को देखो, ये डायग्राम है ना, ऐसा कुछ हमें माइक्रोस्कोप में देखने को मिला, ठीक है। तो देखो इसमें क्या हुआ, ये जो कोई स्मॉल स्मॉल रूम टाइप के दिख रहे हैं ना, इसी को बोलते हैं सेल। अब इसके अंदर देखो डॉट्स प्रेजेंट है कुछ, ये क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। तो ये सिस्टमेटिक डायग्राम था सेल ऑफ एन ओनियन पील का। ये हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऐसा हमें कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिला। अब देखो, अब इस तरीके से हम
बहुत सारे टेम्परेरी माउंट्स बना लेंगे, ठीक है, अनियन पील्स के, जो कि डिफरेंट डिफरेंट साइज के होंगे। उसको भी अगर हम सेम इसी तरीके से इसी प्रोसीजर को अप्लाई करते हुए अगर कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, इनका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा, सिमिलर स्ट्रक्चर या तो उनका डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो हमें क्या देखने को मिला, इन सबका जो स्ट्रक्चर था वो कैसा था, सिमिलर था, एक जैसा था, ठीक है। और टुगेदर ये क्या फॉर्म करते हैं, एक अनियन बल्ब, लाइक बहुत सारे मिलके क्या बनाते हैं, एक अनियन बल्ब। तो we find from this activity that onion bulb of different size have similar smaller structure। मतलब जो बड़ा सा अनियन बल्ब है उसके अंदर जो बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल जो सेल्स प्रेजेंट हैं उन सबका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, सिमिलर है। द सेल ऑफ द अनियन पील विल ऑल लुक द सेम regardless of the size of the onion they came from। These small structure that we see are the basic unit of the onion bulb। यही जो स्मॉल स्ट्रक्चर्स हैं, जो सेल है, ये क्या है, बेसिक यूनिट है, जो मिल के क्या हुए हैं, एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। These structure are called cell। Not only onion but all organism। सिर्फ अनियन में ही सेल प्रेजेंट नहीं होते, इवन जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, उन सब के अंदर क्या होते हैं, आर मेड अप ऑफ सेल। However, there are also single cell that live on their own। अब क्या बात करते हैं, एक दो तरीके के सेल होते हैं, सिंगल सेल और मल्टी सेलुलर सेल। तो देखो, द इन्वेंशन ऑफ मैग्नीफाइंग लेंस लेड टू द डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। इट इज नाउ नोन दैट अ सिंगल सेल में कंस्टिट्यूट अ होल ऑर्गेनिज्म। इवन एक सिंगल सेल से भी एक और कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो सकता है। अब वो ऑर्गेनिज्म कौन से होंगे, जैसे कि अमीबा हो गया, है ना। अमीबा जो एग्जाम्पल है वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब वो सिंगल सेल से मिलके बना है। वहीं पे हम अपनी बात करें तो ह्यूमन बींग्स क्या है, मल्टी सेल्युलर है, ठीक है, वो एक से कहीं ज्यादा सेल से मिलके बने हुए हैं। अब और एग्जाम्पल देखें तो जैसे कि पैरामीशियम हो गया, बैक्टीरिया, ठीक है, ये सारे जो ऑर्गेनिज्म है ये सब किससे मिलके बने हैं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। मतलब ये यूनि मतलब क्या होता है, सिंगल, ठीक है, तो सिंगल सेल से मिलकर इनका फॉर्मेशन हुआ है। वहीं पे अगर दूसरी तरफ बात करें तो मैनी सेल ग्रुप टुगेदर इन अ सिंगल बॉडी एंड एज्यूम डिफरेंट फंक्शन इन इट टू परफॉर्म वेरियस बॉडी पार्ट्स इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और अगर बहुत सारे सेल कंबाइन होते हैं, ठीक है, उसके बाद कोई ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और जो हर एक सेल है वो उसका एक डिफरेंट फंक्शन होता है जो वो परफॉर्म करता है, जैसे कि फंगाई हो गया, प्लांट हो गया, एनिमल्स हो गए, ठीक है, ये सब क्या है, मल्टी सेलुलर सेल के एग्जांपल्स हैं। अब एवरी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज कम फ्रॉम अ सिंगल सेल। हाउ, सेल डिवाइड टू प्रोड्यूस सेल ऑफ देयर ओन काइंड। अब देखो, एक जो सेल है ना, ये डिवाइड होगा, उसके बाद उसमें उसके खुद के सेल्स, ऐसा फॉर्मेशन बनेगा। तो जितने भी सेल है ना, 10 कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो हर एक सेल प्री जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है सेल, उसी से आए हैं। अब देखो, सम ऑर्गेनिज्म कैन ऑल्सो हैव सेल ऑफ डिफरेंट काइंड। अब कुछ ऑर्गेनिज्म है जिनमें डिफरेंट काइंड के सेल प्रेजेंट होते हैं, लाइक देखो, नर्व सेल हो गया, ठीक है, ये नर्व सेल का एग्जांपल हो गया, ये ब्लड सेल हो गया हमारा, ठीक है, स्मूथ मसल सेल्स, ओव्यूम का सेल हो गया, बोन सेल ऐसा होता है, स्पर्म, ठीक है, फैट सेल, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंट डिफरेंट शेप है सेल्स के। अब देखो, द शेप एंड साइज ऑफ सेल्स आर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म। अब उनका जो शेप होगा या जो साइज होगा किनका, सेल्स का, वो उनके फंक्शन पे डिपेंड करेगा कि वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म करेंगे, उस तरीके से उनका शेप और साइज होगा। अब कुछ सेल क्या होते हैं, लाइक अमीबा, अमीबा के पास ये मतलब वो उसके पास ये फीचर है कि वो अपने शेप को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है, ठीक है। इन सम केस दैट द सेल शेप कुड बी मोर और लेस फिक्स्ड and peculiar for a particular type of cell। For example, nerve cell have a typical shape। जो हमारा जो नर्व सेल है ना, उसका एक टिपिकल शेप होता है। अब जितने भी लिविंग सेल होते हैं, ठीक है, उनके पास कैपेसिटी होती है कि वो एक सर्टन बेसिक फंक्शन परफॉर्म करें, ठीक है, जो कि कैरेक्टरिस्टिक होता है जितने भी लिविंग फॉर्म्स होते हैं। अब हाउ डज अ लिविंग सेल परफॉर्म दीज बेसिक फंक्शन। अभी क्वेश्चन उठता है कि किस तरीके से ये जो सेल होते हैं, लिविंग सेल होते हैं, ये अपना बेसिक फंक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं।
अभी हम जैसे जानते हैं कि क्या होता है, डिवीजन होता है लेबर का मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज ह्यूमन बीइंग की बात करें, है ना। दिस मीन्स दैट डिफरेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। अब हमारा जो बॉडी है उसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, है ना, एंड हर पार्ट का अपना एक डिफरेंट फंक्शन होता है जो ये परफॉर्म करता है। लाइक बात करें अब हार्ट, है ना, तो हार्ट का क्या काम होता है कि वो ब्लड को पंप करे, है ना। स्टमक का काम क्या होता है कि वो फूड को डाइजेस्ट करे, ठीक है। उसी तरीके से सिमिलरली तरीके से क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर इज ऑल्सो सीन विथ इन अ सिंगल सेल। इन फैक्ट ईच सच सेल हैज गॉट सर्टेन स्पेसिफिक कंपोनेंट विथ इन इट नोन एज सेल। ईच काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनेल परफॉर्म स्पेशल फंक्शन। अब ये जो सिंगल स्पेसिफिक कंपोनेंट्स है ना, जिसे हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल्स, अब हर काइंड का जो सेल ऑर्गेनेल होगा वो परफॉर्म करेगा एक स्पेशल फंक्शन को, सच एज मेकिंग न्यू मटेरियल इन द सेल, ठीक है, क्लियरिंग अप ऑफ वेस्ट मटेरियल, या तो जो सेल में जितना भी वेस्ट मटेरियल होगा उसको रिमूव करना, नए मटेरियल का फॉर्मेशन करना, ठीक है। ये सब काम किसका होगा, सेल ऑर्गेनेल्स का काम होगा। A cell is able to live and perform all its function because of these organelles। अब एक सेल है वो, ठीक है, वो जिंदा कैसे रहता है, क्योंकि इन्हीं ऑर्गेनल्स पे वो जिंदा रहता है, वो डिपेंड करता है। These organelles together constitute the basic unit called the cell। It is interesting that all cells are found to have same organelles। अब सबके सेम ऑर्गेनल्स होते हैं, नो मैटर व्हाट देयर फंक्शन इज। ये मैटर नहीं करता कि उनका फंक्शन क्या है और व्हाट ऑर्गेनिज्म दे आर फाउंड इन, और वो किस ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो सेल है, ठीक है, वो किससे मिलके बना है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, सेल के हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। तो देखो हमने ऊपर देखा कि जो सेल है उसमें एक स्पेशल कंपोनेंट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनेल्स होते हैं, ठीक है। अब देखो अगर हम स्टडी करते हैं सेल को, माइक्रोस्कोप में रखते हैं एक सेल को, तो हम देखते हैं कि उसमें तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं। वो तीन इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है, पहला है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा है न्यूक्लियस और तीसरा है साइटोप्लाज्म। सपोज करो ये एक सेल है, ठीक है, इसमें इसकी जो बाहर जो आउटर वाली लेयर होगी वो क्या होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, और उसके अंदर ये क्या होगा, न्यूक्लियस होगा उस सेल का, और यहाँ पे जो फ्लूइड मटेरियल होगा वो होगा साइटोप्लाज्म। तो ये बेसिक तीन फीचर्स होते हैं सेल के, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। अब जितनी भी एक्टिविटी होगी ना सेल के अंदर, या इनका जो इंटरेक्शन होगा सेल का उसके एनवायरनमेंट के साथ में, ठीक है, वो इन्हीं तीन बेसिक फीचर्स के कारण होता है। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन क्या होता है और इसका क्या फंक्शन होता है। देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल की, मतलब जो बाहर की जो परत होती है वो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि सेपरेट करता है द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। मतलब देखो ये है सेल, ठीक है, उसके बाहर वाली जो लेयर है वो क्या हो जाएगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेपरेट करेगा बाहर के इन्वायरमेंट को और इस सेल के अंदर जो भी मटेरियल प्रेजेंट है, तो सेपरेट करने का काम किसका होता है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, यही है जो अलाउ करेगा या परमिट करेगा द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। इस सेल के अंदर क्या आएगा क्या बाहर जाएगा इससे, ये सब काम किसका होगा, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो ये एक डोर की तरह एक्ट करता है। इट ऑल्सो प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल, एंड कोई और मटेरियल इसके अंदर आ रहा है उसकी मूवमेंट कैसी है इसको भी रोकता है। The cell membrane therefore is called as selectively permeable membrane, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, selective permeable membrane। How does the movement of substance take place into the cell? अब बात करेंगे कि कैसे कोई सेल के अंदर जो कोई सब्सटेंस का मूवमेंट होता है, कैसे कोई सब्सटेंस सेल के अंदर आता है या जाता है, उसके बारे में देखेंगे। एंड हाउ डू सब्सटेंस मूव आउट ऑफ द सेल। तो सम सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड हो गया या ऑक्सीजन होगा, ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन क्या होते हैं, ये मूव करते हैं सेल मेम्ब्रेन के थ्रू बाय प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। कौन सी प्रोसेस है, डिफ्यूजन की प्रोसेस है ना। ये हमने स्टडी किए थे जब हम प्रोसेस ये हमने देखी थी पुराने चैप्टर्स में डिफ्यूजन की, है ना। उसमें क्या बताया था, ये डिफ्यूजन क्या होता है, स्पॉन्टेनियस, है ना, मतलब स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होता है किसी भी सब्सटेंस का फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन, ठीक है।
एक हाई कंसंट्रेशन से कोई चीज कहाँ मूव कर रही है, लो कंसंट्रेशन की तरफ में मूव कर रही है, उसे हम बोलेंगे डिफ्यूजन। अब बात करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। समथिंग सिमिलर टू दिस हैपन इन सेल। यही चीज क्या होती है, सेल में भी होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सब्सटेंस लें CO2, अगर हम CO2 की बात करें, ठीक है, जो कि क्या है, एक सेलुलर वेस्ट है, ठीक है। अब इसको अगर जो वेस्ट होगा वो सेल से क्या होगा, निकलना चाहेगा बाहर, ठीक है। तो सेल क्या होता है, जो CO2 क्या होता है, वो एक्यूमुलेट होता है हाई कंसंट्रेशन में सेल के अंदर। जैसे सेल है ना, तो इसके अंदर CO2 प्रेजेंट होगा बहुत ही ज्यादा हाई कंसंट्रेशन में। अब ये हाई कंसंट्रेशन में है, और उसके बाहर जो CO2 है, सेल के बाहर जो CO2 है क्या है, लो कंसंट्रेशन में है। तो यहाँ पे कौन सी प्रोसेस होगी, यहाँ पे डिफ्यूजन की प्रोसेस होगी। और इस प्रोसेस के थ्रू क्या होगा, यहाँ का जो CO2 है वो क्या होगा, बाहर की तरफ मूव होगा, ठीक है, इन द सेल एक्सटर्नल एनवायरमेंट। तो द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इज लो। बाहर के एनवायरमेंट में जो सेल CO2 का कंसंट्रेशन है वो कैसा है, बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू इनसाइड द सेल। इस तरीके से क्या हुआ, डिफरेंस क्रिएट हुआ ना कंसंट्रेशन ऑफ CO2 में। और जहां भी डिफरेंस क्रिएट होगा CO2 की कंसंट्रेशन में, इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल, तो क्या होगा, CO2 अपने आप ही बाहर हो जाएगा सेल से। फ्रॉम अ रीजन ऑफ high concentration to a region of low concentration outside the cell by the process of diffusion। यही होती है डिफ्यूजन की प्रोसेस। यही चीज अप्लाई होता है O2 के साथ में, ठीक है। अब बात करते हैं वाटर। वाटर के केस में क्या होता है, ठीक है, तो वाटर भी ऑल्सो ओबे द लॉ ऑफ डिफ्यूजन का लॉ, ये भी वाटर भी ओबे करता है। तो द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू सच सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। अब जो वाटर का मूवमेंट होता है उसे हम बोलते हैं ऑस्मोसिस, ठीक है। अब देखते हैं ये ऑस्मोसिस क्या होता है। तो जो मूवमेंट होता है वाटर का अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व्ड इन वाटर। अब देखो, जो भी सेल है, ठीक है, उसमें वाटर का मूवमेंट किस तरीके से हो रहा है, ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि उसमें जो सब्सटेंस है वो कितना डिसॉल्व है, ठीक है। तो thus osmosis is the passage of water from a region of high water concentration through a semi-permeable membrane to a region of low water concentration। मतलब जहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, ठीक है, वहां से वाटर मूव होगा और कहाँ जाएगा, जहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन लो होगा। तो इस तरीके से वाटर क्या होगा, मूव होगा थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू वो क्या होगा, एंटर होगा। अब क्या होगा, अगर हम एक एनिमल सेल लेंगे या तो प्लांट सेल लेंगे, ठीक है, इसमें एक सोल्यूशन में डिप करेंगे, वो सोल्यूशन किसका होगा, शुगर का हो सकता है या सॉल्ट का होगा, ठीक है। एक्चुअली जो सोल्यूशन है ना वो दो चीज से मिलके बना होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो यहाँ पे जो चीज डिसॉल्व होती है, जैसे शुगर क्या हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, सॉल्यूट। अभी किस में डिसॉल्व हो रहा है, वाटर में, तो यहाँ पे वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट। तो जब शुगर जब वाटर में डिसॉल्व होगा तो क्या बनाएगा, सोल्यूशन का फॉर्मेशन करेगा। मतलब जब सॉल्यूट डिसॉल्व होगा सॉल्वेंट में तो हमें क्या मिलेगा, एक सोल्यूशन। तो हम क्या कर रहे हैं, एनिमल सेल को एक जो सोल्यूशन हमने बना कर रखा है उसमें डिसॉल्व करेंगे। अब इसमें देखो तीन चीज हो सकती है। पहली, अगर मीडियम, मतलब जो मीडियम है सराउंडिंग द सेल हैज अ हायर वाटर कंसंट्रेशन, अगर सेल के बाहर का जो मीडियम, जो सेल के बाहर अगर वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है, सेल के अंदर से, ठीक है, और वो कैसा है, डाइल्यूट है। डाइल्यूट मतलब वाटर का कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। तो जो सेल है उसमें क्या होगा, वो क्या कर लेगा, पूरा का पूरा वाटर गेन कर लेगा, अपने तरफ ले लेगा ऑस्मोसिस की प्रोसेस के बेस पे, ठीक है। इसे हम बोलेंगे हाइपोटोनिक सोल्यूशन, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होगा, अगर सेल के अंदर पानी आ जाएगा तो सेल क्या हो जाएगा, स्वेल अप हो जाएगा, मतलब वो फूल जाएगा, ठीक है। तो यही होती है ऑस्मोसिस की प्रोसेस। तो वाटर मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू पास अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। इस वजह से जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वो मतलब उनके पास वो फ्री रहेंगे कि वो एंटर हो सकते हैं सेल मेम्ब्रेन के द्वारा इन बोथ डायरेक्शन। बट मोर वाटर विल कम इनटू द सेल, एंड ज्यादा पानी सेल के अंदर आएगा एज कम, मतलब जितना पानी सेल्स के बाहर जाएगा ना उसके कंपैरिजन में पानी उतना ज्यादा अंदर आएगा, ठीक है। इस वजह से जो सेल होगा वो क्या हो जाएगा, स्वेल अप हो जाएगा। ये तो हो गई पहली कंडीशन। कौन सी कंडीशन, हाइपोटोनिक सोल्यूशन। अब बात करते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन। अब आइसो का मतलब क्या होता है, सेम,
मतलब जो वाटर का जो कंसंट्रेशन है दोनों तरफ, सेल के अंदर और सेल के बाहर, वो कैसा है, सेम है। मतलब देयर विल बी नो मूवमेंट ऑफ वाटर, वाटर का मूवमेंट हो ही नहीं रहा, ठीक है, अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस वाटर का मूवमेंट ही नहीं हो रहा। तो इस कंडीशन में जो सोल्यूशन है वो क्या कहलाएगा, आइसोटोनिक सोल्यूशन। अब बात करें, अब इस टाइम पे क्या होगा, जो हमारा सेल है उसका जो साइज है वो कैसा होगा, वो सेम साइज रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि वाटर का मूवमेंट हुआ ही नहीं, ना तो वाटर अंदर आया ना ही वो बाहर गया। अब थर्ड कंडीशन होगी, इफ द मीडियम हैज अ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। अब देखो जैसे सेल है, उसके बाहर का जो मीडियम है ये है ना, यहाँ पे अगर लो कंसंट्रेशन है वाटर का, एंड सेल के अंदर क्या है, हाई कंसंट्रेशन है, तो बहुत ज्यादा अमाउंट में वाटर है, ठीक है। तो देखते हैं इस केस में क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, हाइपरटोनिक सोल्यूशन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो सेल होगा विल लूज वाटर बाय ऑस्मोसिस, यहाँ का सारा जो वाटर है वो लूज कर देगा ऑस्मोसिस की प्रोसेस की। अब यहाँ पे जो सेल है कैसा होगा, वो श्रिंक हो जाएगा, क्योंकि उसने अपने पूरे वाटर क्या किया है, उसको लूज कर दिया है ना। तो अब जो सेल है उसका जो साइज है वो क्या हो जाएगा, एकदम सिकुड़ जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। दस ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन थ्रू सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब बात करते हैं यूनिसेल्युलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होते हैं लाइक, और बहुत सारे ऐसे प्लांट सेल होते हैं जिनके पास टेंडेंसी होती है कि वो वाटर को गेन कर लेते हैं थ्रू ऑस्मोसिस की प्रोसेस। अभी जो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है ना, जो ये पानी को जो एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट रूट्स, ठीक है, ये भी क्या होता है, एक एग्जाम्पल होता है ऑस्मोसिस का। अब दस डिफ्यूजन इज इम्पोर्टेंट इन एक्सचेंज ऑफ गैस एंड वाटर इन द लाइफ ऑफ द सेल। अब ये डिफ्यूजन की जो प्रोसेस है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो गैस का एक्सचेंज होता है, ठीक है, ये जो वाटर का एक्सचेंज होता है इन लाइफ, जो सेल की जो लाइफ है ये पूरी डिफ्यूजन प्रोसेस पे डिपेंड होती है। अब इसके अलावा जो सेल है वो अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं, इन्वायरमेंट से। अब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है जो सेल के अंदर जाते हैं और ये सेल से बाहर मूव आउट होते हैं थ्रू अ टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट रिक्वायरिंग यूज ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट के थ्रू। अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या है, बहुत ही फ्लेक्सिबल है एंड इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ठीक है। अभी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, जो आउटर लेयर है सेल की, वो बहुत ही फ्लेक्सिबल है, और वो किससे मिलके बनी है, एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिसको हम बोलते हैं लिपिड, ठीक है, लिपिड से मिलके ये बनी है। और प्रोटीन, ये लिपिड एंड प्रोटीन ही किसका फॉर्मेशन करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। However, we can observe the structure of plasma membrane only through an electron microscope. हम इसको नॉर्मल माइक्रोस्कोप में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर नहीं देख सकते, इसके लिए हमें एक स्पेशल माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट होगी, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अभी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है सेल मेम्ब्रेन की, ठीक है, ये ऑल्सो इनेबल करती है सेल टू इनगल्फ इन फूड, ठीक है। मतलब जैसे अमीबा है वो अपने फूड कैसे लेता है, अपने शेप को ऐसे चेंज करता है और उसके बाद ही अपने जो फूड को है उसको कैप्चर करता है अनदर मटेरियल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सच प्रोसेस आर नोन एज एंडोसाइटोसिस, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। अब अमीबा एक्वायर करता है इसको, अपने फूड को, थ्रू सच प्रोसेस। तो एंडोकाइटोसिस का जो एग्जाम्पल है वो क्या हो गया, हमारा जो अमीबा है, ठीक है। अब चलते हैं सेल वॉल की तरफ कि ये सेल वॉल क्या होते हैं। तो देखो जो प्लांट सेल होता है, इन एडिशन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव अनदर रिजिड आउटर कवरिंग। अब प्लाज्मा जो प्लांट होते हैं ना, उनमें जो सेल्स होती है उनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा भी एक और चीज होती है, वो होता है सेल वॉल। एक्चुअली ये सेल वॉल है ना, वो ह्यूमंस में नहीं होते, वो सिर्फ प्लांट्स में होते हैं, ठीक है। द सेल वॉल लाई आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सेल है, इसके बाहर की लेयर क्या हो गई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाहर भी एक लेयर होती है जिसे हम बोलते हैं सेल वॉल, और ये सिर्फ प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होती है। अब प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज, और ये जो सेल वॉल है वो किससे मिलके बने होते हैं, सेल्यूलोज से। अब सेल्यूलोज क्या है, एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है जो कि प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू प्लांट, जो प्लांट की जो स्ट्रक्चर है प्लांट का, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल लूज वाटर, जब कोई लिविंग प्लांट होगा, सेल होगा, अगर वो अपने जो वाटर है उसको लूज करेगा ऑस्मोसिस की प्रोसेस में, तो क्या होगा, श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। और द कंसंट्रेशन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कंटेंट ऑफ द सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल,
इस फिनोमेना को हम बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। ठीक है, तो थैंक यू, स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोस। हम नेक्स्ट वीडियो में आगे का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे।